इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में आज 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव, जहां आज 53 जिलों में थोड़ी देर में वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। पंचायत चुनाव पर बात करने के लिए आज इंडिया टीवी पर पूरे दिन होगा यूपी का सबसे बड़ा चुनाव शो, चुनाव मंच। लेकिन सबसे पहले आपको पंचायत चुनाव का अपडेट दे देते हैं, जहां वोटिंग शुरू हो गई है और आज ही नतीजों का ऐलान भी होगा 3 बजे के बाद। और यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2022 के सेमीफाइनल में जीत का सेहरा किसके सिर सजने वाला है। बेहद कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यह सीधी टक्कर होने जा रही है करीब 37 सीटों पर। हालांकि नतीजों से पहले बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। उसकी वजह यह कि 21 जिलों में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बिना विरोध के ही जीत गए हैं। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो अब 37 जगह, आपको बता दें 37 ऐसे जिले हैं जहां पर सीधी टक्कर है सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के बीच। एक है बीजेपी का और दूसरा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जो 21 जगह पे बीजेपी जीती है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी को एक जगह पे मिला है, वो है आपका इटावा। तो आपको आंकड़ों के जरिए हम जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की पूरी पिक्चर बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का वो कैसा है और उसमें किस किस के बीच क्या टक्कर चल रही है, क्या सियासी समीकरण है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जिले के हिसाब से भी चीजें होती हैं और बदल भी जाती हैं। तो जिले 75 हैं, वोटिंग 53 जगह पे होगा और निर्विरोध 22 तक हो चुके हैं, 22 जिलों में हो चुका है, जिसमें से 21 बीजेपी के खाते में, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में। तो सीधी बात है कि जो मुकाबला हो रहा है बीजेपी और सपा के बीच हो रहा है और कुछ ऐसी तस्वीर 2022 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह सेमीफाइनल है, फाइनल 2022 में है। तो 75 जिलों में से 53 जिलों में आज वोटिंग हो रही है, शुरू हो चुकी है वोटिंग। इसके बाद 3 बजे के बाद इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसके जरिए किया जाएगा, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो अध्यक्ष को चुनते हैं। और इसी में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी कितना अपना ये दबदबा साबित कर पाती है, क्योंकि 21 पे तो उन्होंने करके दिखा दिया है। 53 जिलों में आज ये मतदान हो रहे हैं, 11 बजे के करीब शुरू हो चुका है और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। 3 बजे तक होंगी वोटिंग, उसके बाद गणना शुरू हो जाएगी। देखिए, 37 जिलों का जिक्र जो कर रहे थे, यहां पर सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, एक है सपा का, दूसरा है बीजेपी का। और ये जो कड़ी टक्कर है ये बीजेपी और एसपी के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, यानी कि तीसरा कोई एक कैंडिडेट है जो इनके साथ चुनाव में मैदान में है। 4 जिलों में 4-4 कैंडिडेट है, लेकिन सिर्फ 4, यह बहुत कम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला आज जो हो रहा है वो सपा और बीजेपी के बीच ही हो रहा है। और अब बात करते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में टक्कर हो रही है। तो शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, यहां पर सीधी टक्कर किसके बीच है? एसपी और बीजेपी के बीच। कासगंज, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, ये वो जगह हैं जहां पर सीधी टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच। अयोध्या, हापुड़, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, प्रयागराज, बस्ती, अमेठी, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, कन्नौज, यहां सीधी टक्कर है सपा और बीजेपी के बीच। और कहीं पर भी कोई दूसरी पार्टी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। सारा का सारा जो खेल चल रहा है एसपी और बीजेपी के बीच ही चल रहा है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पूरी तस्वीर आज शाम तक एकदम साफ हो जाएगी और यह पता लग जाएगा कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है। तो 2022 का सेमीफाइनल निर्विरोध जीते जा चुके हैं 22 लोग, जिसमें से बीजेपी के खाते में 21 गए हैं और एक जो इटावा की जो जिला है वो जो सीट गई है वो गई है एसपी के खाते। उसकी वजह भी है क्योंकि इटावा गढ़ माना जाता है, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं ये सपा का गढ़ है, मुलायम परिवार का यहां पर पूरा दबदबा है। तो ऐसे में जाना तो बहुत जायज है। लेकिन जो 21 जो सीटें गई हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें जो किसान आंदोलन है उसका असर लगा था कि लोगों का पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर सीटें चली जा रही है निर्विरोध बीजेपी के पास, तो सोचने वाली बात है क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है किसान आंदोलन का इन चुनावों पर। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां पर निर्विरोध जीती है। तो सहारनपुर जो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, चित्रकूट, बहराइच, आगरा भी वेस्टर्न यूपी में आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर वेस्टर्न यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, देखिए बुलंदशहर, ये सारे वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं जहां पर अच्छा खासा दबदबा है जाट समुदाय का। अमरोहा, मुरादाबाद, ये भी इधर आ गया वेस्टर्न यूपी, ललितपुर, झांसी, ये बुंदेलखंड चले गए, बांदा, श्रावस्ती, बलरामपुर गोंडा यानी कि हम चले गए ईस्टर्न यूपी की तरफ। और गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, पीलीभीत, ये देखिए सारे इलाके ईस्टर्न यूपी के जहां पर बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली है। और साथ ही शाहजहांपुर। तो ये देखिए कि वेस्टर्न यूपी हो या फिर ईस्टर्न यूपी हो, यहां पर बीजेपी ने अच्छे बहुत अहम जगहों पर जीत हासिल की है, जो ये बयां करते हैं कि 2022 का चुनाव किस तरफ जा रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किस तरह से अब समाजवादी पार्टी आगे काम करेगी। देखिए, इटावा का हम जिक्र कर रहे थे, सिर्फ एक ही जगह इटावा में
एसपी ने कब्जा किया और अभी से नहीं है, 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जहां पर लगातार वहां पर मुलायम सिंह यादव के भतीजे जो जीते अभिषेक यादव वो यहां से निर्विरोध चुने गए और ऐसा जाहिर इसलिए था क्योंकि यहीं से इनका परिवार आता है, पहले से ही दबदबा है और यह माना जा रहा था कि यहां से वो जीतेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं टेक है इस पूरे निर्विरोध चुने जो गए 21 उसमें से कई लोग हैं जो वेस्टर्न यूपी से आते हैं। अब सबसे अहम बात है कि जिला पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी परीक्षा है। आपको समझ में आता है कि लोकल लेवल पर आपके जो लोग हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, पार्टी की क्या इमेज है, लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, गांव तक जो वोटिंग करेंगे और यूपी की जनता का मूड क्या है यह भी पता चलता है। यही वजह है कि जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी को जमीनी पकड़ का भी अंदाजा हो जाता है कि भाई हमारे जो लोग हैं क्या वाकई में काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ है या नहीं, और संगठन की कमजोरियां क्या है यह भी पता लगता है। जहां पर आप हारेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा और जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, फिर उस हिसाब से वो आगे चुनाव के लिए काम करते हैं, विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लगातार योगी सरकार बीजेपी पर अटैक किया जा रहा है और ये जो चुनाव है इसमें जो जीत होगी वो मनोबल बढ़ाता है, एक माहौल बनाता है आने वाले चुनाव के लिए। और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव के ठीक पहले यूपी के चंदौली का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चंदौली के एसपी से पूर्व सांसद रामकिशन यादव अपनी ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों के आगे पैर पर गिरते दिख रहे हैं। पूरे मामले में क्रॉस वोटिंग की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान से चंद घंटे पहले शुक्रवार रात रामकिशन जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिरकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और वायरल वीडियो में वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की जीत के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए जो ये चुनाव होते हैं इसमें जो सदस्य होते हैं उन्हीं पर दारोमदार होता है और इसीलिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं। बोलिए क्या बोलिए आप वीडियो बना रहे हो क्या बोलिए 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 भाई क्या नारे पर गिर गया किससे क्या चाहिए आप क्या चाहिए आप तो अजीब बाबू कहाँ आप जो है कि नहीं ओए भाई वो गंजी प्रसाद की औलाद हूँ बैठिए सर कराओ बैठिए सर कह रहा हूँ ना सर बोलिए नहीं सर बोलिए ना सर किससे सर को बोलूँ नहीं बोलिए बोलिए क्या बोलिए आप वीडियो बना रहे हो क्या बोलिए पार्टी के लिए मैं पैर पर गिर सकता हूँ उसके मान सम्मान के। हमारी पार्टी के कुछ सदस्य थे जो जिला पंचायत में वोट देने चाहते थे, वो आए कार्यालय में बहुत देर तक बैठे थे। मैं आया उनको भेज रहा था, उनको समझा के भेजा। क्या मांग कर रहे थे? ऐसी क्या मांग? कोई मांग नहीं थी, वो हैं, ये पार्टी का मामला था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उनके पैर पे? रात को हैं, अब इतनी रात हो गई थी, हमने कहा जाइए बस। तो आपने देखा कि किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो नेता हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो सदस्य, क्योंकि जिनको वोटिंग करनी है उनको चुनना है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं कि पांव पड़ा जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आपको जो नजर आ रही है अमूमन बिहाइंड द कैमरा, यानी जब कैमरा नहीं होता है तब भी यही होता है। इसी तरह से जो नेता वो जाते हैं और अपने पार्टी के लिए सदस्यों से कहते हैं कि वोट करें। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि ये तो तय करेगा कि जो लोकल लेवल पर जो आपके नेता है, छोटे छोटे नेता है या उनका जो ग्रुप है वो किस पार्टी के साथ है, क्योंकि उसी के ट्रेंड के हिसाब से फिर आगे 2022 के चुनाव में क्या पिक्चर हो सकती है वो क्लियर होता है। जो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि फिलहाल इस चुनाव की इंपॉर्टेंस क्या है। जिला चुनाव होने का मतलब ये नहीं है, लोकल चुनाव होने का मतलब नहीं है कि इसमें आपका कोई इंपैक्ट नहीं होता। जी, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन सतही तौर पे होता है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे होता है, जो अब इस वक्त आप तस्वीर पर देख रहे हैं। तो आज 11 बजे से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। 3 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे के बाद रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले देखिए कि किस तरह से जो नेता है, जो पंचायत सदस्य हैं, उनके पास जाके उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई मेरे कैंडिडेट को जिता दो, मेरी पार्टी को जिता दो। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार जब रिजल्ट्स आते हैं तो पलड़ा किसका भारी है। लेकिन ऊपर जो आपको इस वक्त टैली नजर आई उसको भी जरा देखिए। टैली में आपको समझ में आ रहा होगा कि 22 पहले ही हो चुके हैं, निर्विरोध चुने जा चुके हैं 75 में टोटल में। बीजेपी के खाते में 21 गए हैं निर्विरोध, यानी कि इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ। और एक गया है सपा के खाते में जो इटावा का है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि जहां पर
मुलायम परिवार का गढ़ है, वहां से वो जीते हैं। लेकिन 21 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमारे साथ रुचि जुड़ गए हैं। रुचि, फिलहाल जो वोटिंग शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में जरा बताइए, किस तरह के रुझान हम कह सकते हैं कि लोगों से मिले होंगे आपको, किसका पलड़ा भारी है? 21 तो पहले बीजेपी के साथ है, अब 53 में से कितने? देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत 11 बजे ही क्योंकि वोटिंग शुरू हुई है, तो रुझान आना अभी इतनी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 21 जो है निर्विरोध जीत लिए हैं, और उसके बाद भी जगह जगह से समाजवादी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन जा रही है, उसका कहना है कि बीजेपी धन बल ताकत बल से उसके जो सदस्य हैं उनको तोड़ रही है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आगे भी कामयाबी इस चुनाव में मिलने वाली है। तो जगह जगह आपको उठापटक देखने को मिलेगी, चाहे वो चंदौली हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे कोई और जिला हो, जगह जगह इस तरह से जो क्या उम्मीदवार हैं। रुचि, आपने चंदौली का जिक्र किया, जरा हमें बताइए कि आखिरकार ऐसा ही होता है कि अमूमन देखने को मिलता है? अभी तो एक वीडियो देखने को मिल गया कि हर जगह ऐसा ही होता है, पांव पड़ना पड़ता जाके। देखिए, पांव भी पड़ना पड़ता है, किडनैपिंग भी हो जाती है। जो जिला पंचायत सदस्य उनको किडनैप करके ले जाया जाता है। बलिया में इस तरह के आरोप लगे हैं कि बलिया में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पिता ने जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको किडनैप करके वो कलकत्ता ले गए। बीजेपी वाले इस तरह के आरोप लगाए, मध्य प्रदेश ले गए हैं। तो बड़े बड़े खेल होते हैं। गाजीपुर से कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि मिठाई के डिब्बे में पूरे पैसे भर के उनके बगल में रखे मिले उनको। तो इस तरह से तरह तरह की लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश इस चुनाव में होती है, क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य है वो किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ता, तो वो अपना आजाद होता है कहीं भी वोट डालने को। उसको तोड़ने की पूरी कोशिश होती है, और उसी का नतीजा है कि आप ये जो चंदौली का देख रहे हैं या गाजीपुर का हमने देखा, या कई जगह हमने देखा कि जो सपा की उम्मीदवार थी वही जाके बीजेपी में शामिल हो गई या नाम वापस ले लिया। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे जगह जगह से देखने को मिल रही हैं हमें। लेकिन अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये आ रही है कि जो 21 सीटें बीजेपी ने जीती है, जिसमें निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें वेस्टर्न यूपी के बहुत सारी जगह, जिसमें गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, इसके अलावा सहारनपुर है, गाजियाबाद है, ये जो सारे बेल्ट है, यहाँ पर जाट बहुल इलाके हैं। यहाँ पर बीजेपी ने आखिरकार कैसे बाजी मार ली? क्योंकि तो कहा जा रहा था किसान आंदोलन है, जाट नाराज है, ये तो कुछ अलग ही पिक्चर सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को पार्टी जो है टिकट देती है कि तुम मेरे उम्मीदवार होगे, लेकिन जो वोट उसको देते हैं जिला पंचायत सदस्य, वो किसी पार्टी के सिंबल से या पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, या आरएलडी के समर्थक हैं, ये बसपा के समर्थक हैं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो जो भी अपनी तरफ उनको लाने में कामयाब हो जाता है वो चुनाव जीत जाता है। तो वेस्टर्न यूपी की जैसे आप बात कर रहे हैं, वहां बड़े पैमाने पे बीएसपी भी जीती थी, और बीएसपी में मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी उन्होंने एक तरह से जो उनके सदस्य जीते थे उनको सिग्नल दे दिया कि तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि हम चुनाव मैदान में नहीं है। तो बड़ी एक वजह ये भी है कि वहां पर बीजेपी को बड़े पैमाने पे सफलता मिली है हमें। जी अच्छा, एक और बात जो समझ में आई कि बीजेपी ने जिस तरह से जिला अध्यक्ष के लिए जो कैंडिडेट्स चुने, जैसे उन्होंने वेस्टर्न यूपी में उन्होंने जाटों को काफी नुमाइंदगी दी, इसके अलावा उन्होंने ठाकुरों को भी दिया, इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी के लोगों को भी दिया, निषाद को भी दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग दिए गए हैं, जो कैंडिडेट दिए गए हैं, बीजेपी उसमें 2022 के लिए पहले से ही जो जातीय समीकरण वो नजर आ रहा है इसमें। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव का सदस्य चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसको हर कीमत पे जीतना चाहती है, हर कीमत पे कामयाबी हासिल करना चाहती है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव के पहले अगर जो नतीजे जिसके पक्ष में जाएंगे उसके पक्ष में हवा बनती है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, एक तरह का उत्साह आता है कि हमें बड़ी कामयाबी मिल गई। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा रखी है, और आपने देखा होगा कि जून में जो मीटिंग्स का दौर हो रहा था बीजेपी के बड़े नेताओं की, जिसमें दिल्ली के भी बड़े नेता शामिल थे, तो जिला चुनाव, ये पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से मीटिंगें हुई और जिस तरह से आपने चीजों को बताया, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये लोकल चुनाव भले हो, लेकिन इनका इंपैक्ट है वो स्टेट लेवल पर है, और आने वाले चुनाव पे इसका कितना असर होगा वो हमें तस्वीरों से भी साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे आपके लिए आपके पास आएंगे हम अपडेट के लिए। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरा समन भेजा है, और ईडी ने अनिल देशमुख को 5 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पहले 2 समन
पर वो पेश नहीं हुए थे, उनकी बजाय उनके वकील पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमें सारे कागजात नहीं मिले और यहां पर बताया नहीं गया कि हमें किस मामले में वहां पर पेश होना है। लेकिन अब एक और आपको बता दें, समन भेजा जा चुका है अनिल देशमुख को। बात करेंगे संवाददाता जयप्रकाश से। जयप्रकाश, एक और समन भेजा गया है, क्या इस बार वो पेश होंगे 5 जुलाई को या फिर से वही बहाना होगा? देखिए अमित, इसके पहले जो 2 समन्स आए थे अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए वसूली वाले मामले में, उस मामले में इंट्रोगेशन करना चाह रही थी, बयान लेना चाह रही थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन इस मामले में अनिल देशमुख ने पहले ये कहा था कि उन्हें ऑनलाइन या वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है उनका बयान लिया जाए। उनके वकील जो है 2 बार ईडी के दफ्तर भी गए थे, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अनिल देशमुख को पेश होना होगा। उनके नागपुर के कई फर्म्स और कंपनियों पर भी छापा मारा गया था। उनके 2 जो निजी सचिव हैं, पलांडे और दूसरे जो निजी सचिव हैं, उनको पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये तीसरा समन्स दिया गया है इस पूरे 100 करोड़ के वसूली वाले मामले में, जो परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने ऑप्शन क्या है ईडी के पास अगर वो फिर से पेश नहीं होते हैं तो? देखिए ईडी के पास ऑप्शन सीधा है, एक और समन्स वो देगी और उसके बाद ईडी जो है अपनी छापेमारी को तेज कर देगी। वो अनिल देशमुख के वर्ली के घर और जो उनके ज्ञानेश्वरी बंगले हैं वहां पर भी छापेमारी कर चुकी है पहले भी, तो वो दोबारा छापेमारी करके जो अनिल देशमुख अगर उन्हें ईडी के अधिकारियों को मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार, उन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। ये ईडी के पास पावर है, लेकिन ईडी चाहती है कि जो समन्स है उस समन्स पर अनिल देशमुख उनके दफ्तर में पेश हो, अपना बयान दर्ज कराएं। जो आरोप उन पर लगाया गया है, जो सबूत ईडी ने बटोरे हैं, उन तमाम सबूतों को लेकर जो है अनिल देशमुख खुद उनके दफ्तर आए। जयप्रकाश, लेकिन गिरफ्तारी से कैसे बच पा रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, सवाल तो ये है। देखिए अनिल देशमुख ने इस पूरी एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में भी अपील की हुई है। अनिल देशमुख का ये कहना है ये सारे आरोप बेबुनियाद और गलत है। अनिल देशमुख अपने बयान में बार बार ये कह रहे हैं कि ये आरोप तब क्यों नहीं लगे जब ज्ञानेश्वरी बंगले पे सचिन वाजे जैसे क्लेम कर रहे थे या परमवीर सिंह जैसे क्लेम कर रहे थे कि डीसीपी भुजबल और बाकी अधिकारी जा रहे थे, उस वक्त ये आरोप क्यों नहीं लगे? ये आरोप पॉलिटिकली है, ये आरोप जो है वो गलत है, ये अनिल देशमुख को कहना है। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी की कोशिश है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।